कहते हैं कि अमावस्या की रात काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और अपने लिए शिकार की तलाश में रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अमावस्या की रात बहुत सावधान रहना चाहिए और भूल कर भी रात के अंधेरे में बाहर निकलने की गलती नहीं करनी चाहिए। लोग जब ये सब बातें बोलते थे तो मुझे ये महज उनका अंधविश्वास लगता था। मुझे भूत प्रेत और उनसे जुड़ी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं होता था। लेकिन मेरी जिंदगी की उस एक अमावस्या की रात ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात तब की है जब मैं 17 साल का था। गर्मियों के दिन थे। हम सब नानी के घर पर सीतामढ़ी रुकने गए हुए थे, जो बिहार में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। मैं, माँ और हमारे साथ मेरा छोटा भाई नितिन और छोटी बहन नीति भी थी। शाम के समय हम सब मिलकर घर के आंगन में खेल रहे थे। तभी मामी अपने हाथ में एक पूजा की थाली लेकर आई। उन्होंने घर की चौखट के बाहर जाकर दीवार और दरवाजे पर हल्दी के कुछ टीके लगाए और अपने हाथ पर हल्दी लगाकर दीवार पर उसकी छाप लगा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने मामी से पूछा, अरे मामी, ये आप क्या कर रही हो? घर के बाहर ये हल्दी के टीके क्यों लगा रही हो? तभी नानी अपनी लाठी के सहारे चलती हुई आंगन में आई। बेटा, आज रात अमावस की रात है। गांव में आज की रात काली शक्तियां भटकती रहती हैं, इसीलिए घर की सुरक्षा के लिए सब गांव वाले अपने घर के बाहर ये हल्दी के टीके लगाते हैं ताकि किसी भी काली शक्ति का साया घर पर ना पड़े। क्या नानी, आप भी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप अभी भी इन मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करते हो? शहरों में तो कोई ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये गांव है बेटा, यहाँ पर ये सब चीजें बहुत आम है। चलो अब तुम अंदर जाओ और सुबह होने तक अब कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा। मुझे उस समय उन सब की बातें मनगढ़ंत लग रही थी, लेकिन मैं बड़े लोगों से बहस भी क्या करता, इसलिए चुपचाप अंदर कमरे में चला गया। मामा जी भी उस दिन सूरज ढलते ही घर आ गए। गली के बच्चे जहाँ रात तक गली में खेलते रहते थे, आज शाम के 7 बजे ही वो गली भी एकदम सुनसान हो गई। गांव के लोग भी ना कितने डरपोक होते हैं। अमावस्या की रात की फालतू अफवाहों से सब अपने घरों में छिपकर बैठ गए। नहीं समीर भैया, ये सब अफवाहें नहीं है। गांव के बहुत से लोगों ने अमावस की रात को चुड़ैल, प्रेतों और डायनों को गांव में भटकते हुए देखा है। और हमारे घर के सामने वो जो पीपल का पेड़ है, सतीश काका ने तो पिछले साल अमावस की रात को उस पेड़ पर चुड़ैल को देख लिया था। उसके बाद उनकी जो हालत खराब हुई, पूरे 1 महीने में जाकर अपने बिस्तर से उठ पाए थे। अच्छा, तब तो अब मैं भी उस चुड़ैल को देखूंगा। मैं भी तो देखूं वो चुड़ैल तुम्हारे गांव वालों को ही दिखाई देती है या मुझे भी दिखेगी। आज रात में छत पर सोऊंगा और देखूंगा कि मुझे कोई चुड़ैल दिखती है या नहीं। वीर मेरे मामा जी का बेटा था। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे तो बस सबको झूठा साबित करना था। इसलिए मैंने छत पर सोने की जिद बांध ली। देखो भैया, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगा, फिर कोई आपको छत पर नहीं जाने देगा। वीर की इस बात से मैं समझ गया कि अगर इसके सामने मैं छत पर गया तो कोई मुझे छत पर जाने नहीं देगा। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं छत पर, तू निश्चिंत रह। मैंने वीर को ऐसा विश्वास दिलाया और उसके साथ कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करने लगा। उसी कमरे में हमारे साथ मेरा छोटा भाई नितिन भी सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद वो दोनों बातें करते करते गहरी नींद में सो गए। मैंने अपना फोन लिया और चुपके से दबे पांव सीढ़ियों से होता हुआ एक चटाई लेकर छत पर चला गया। मैंने छत पर चटाई बिछाई और उस पर लेट गया। मेरा चेहरा गली की तरफ था। छत पर जो 4 दीवारें बनी हुई थी, उसमें बहुत सारे खाने बने हुए थे, जैसे अक्सर पहले के घरों में बने होते थे, जिससे बाहर का नजारा बिल्कुल साफ दिखाई देता था। रात अमावस्या की थी तो चांद की कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन घर के सामने जो पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बहुत सारे दिए जले हुए थे, जिन्हें गली मोहल्ले के लोगों ने ही जलाया था। मैं बहुत देर तक एकटक उसी पीपल के पेड़ की तरफ देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैं बोर होकर अपने फोन में गेम खेलने लगा। मुझे छत पर आए लगभग 1 घंटा बीत गया था। रात के लगभग 1:30 बज गए थे। मुझे हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हुई, तो मैंने सोचा कि नीचे चला जाता हूं। मैं चटाई से उठने ही वाला था कि तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे से अभी अभी कोई चल कर गया है।
मुझे लगा कि शायद नीचे किसी को मेरे छत पर होने का पता चल गया है और शायद मामा जी मुझे बुलाने के लिए छत पर आए हैं। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन देखा कि छत पर तो कोई है ही नहीं। तभी मुझे लगने लगा कि इस बार फिर से कोई तेजी से चलता हुआ मेरे पीछे से गुजर रहा है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मुझे लगा कि अभी यहाँ पर कोई था जो अचानक से कहीं गायब हो गया। मैं हक्का बक्का डर गया। मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं नीचे चला जाऊं। मेरी वहां से हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करते हुए उठने के लिए मुड़ा। तभी मेरी नजर सामने की सीढ़ियों पर पड़ी। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां पर कोई खड़ा था। वो कोई परिवार वाला नहीं था। अपने चेहरे पर हाथ रखकर वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हंसी की एक भयानक आवाज धीमी धीमी मेरे कानों में पड़ रही थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस हद तक डर चुका था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मौत आज मेरे सामने खड़ी है। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे मेरे कानों में पड़ रही वो हंसी की आवाज भी शांत हो गई। मुझे लगा कि वो मेरा वहम था, इसलिए मैंने हिम्मत करते हुए अपनी आंखें खोली। वो एक बेहद भयानक आदमी जिसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था और उसके शरीर पर सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा लिपटा हुआ था। वो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कब्र से खोदकर किसी के मुर्दे को बाहर निकाला हो। वो बहुत तेजी से मेरी तरफ हवा की गति से दौड़ता हुआ आया और मेरे शरीर से आर पार हो गया। डर के मारे जो मेरा हाल था वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि मेरे साथ अभी अभी ये क्या हुआ कि तभी फिर से मुझे अपने पीछे से उसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। मैं इतना डर चुका था कि अब फिर से पीछे की तरफ भी देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि तभी वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, मानो वो बढ़ता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने जरा सी गर्दन घुमाई तो वो बिल्कुल मेरे बगल में बैठा हुआ मुझे ही घूर रहा था। मैंने बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही दबकर रह गई और छत की दीवार की तरफ भागता हुआ छत से नीचे कूद गया। इससे पहले कि मैं इस सदमे से उभर पाता, तभी मुझे गली की तरफ से पायलों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर गली की तरफ देखा तो मेरा ध्यान सीधे पीपल के पेड़ पर पड़ा। मैंने जो उस रात अपनी आंखों से देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता। पीपल के पेड़ से लटकी हुई एक चुड़ैल मेरी ही ओर देख रही थी। वो मेरी ओर देखकर बहुत ही भयानक तरीके से हंसी। तभी मैंने देखा कि पड़ोस में रहने वाले मेरे मामा जी के दोस्त सतबीर सिंह अपनी साइकिल पर आ रहे थे। शायद वो कहीं काम से गए थे और काम से लौटने में उन्हें बहुत देर हो गई थी। वो अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बहुत घबराए हुए थे। तभी वो साइकिल चलाते हुए उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। मैंने देखा कि अब वो चुड़ैल वहां पर नहीं है, पर सतबीर मामा जी को वहां पर देखकर मेरी रूह कांप रही थी। मैं जानता था कि वो मामा जी को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। मैंने डर के मारे कुछ पलों के लिए अपनी आंखें झपका ली, लेकिन जब दोबारा आंखें खोलकर देखा तो ना तो वहां पर सतबीर मामा जी थे और ना ही वो चुड़ैल पेड़ पर लटकी हुई थी। मुझे लगा कि अब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया है और सतबीर मामा जी भी अपने घर पहुंच गए हैं। मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया, लेकिन तभी मुझे गली से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने चार दीवारी के उन खानों से पीछे गली की तरफ देखा तो वही चुड़ैल अपने हाथ में किसी के मांस का टुकड़ा लिए खाती हुई भाग रही थी। उस मांस के टुकड़े से खून गिरकर नीचे फैल रहा था। उसने मुझे भयानक तरीके से हंसते हुए देखा और मानो तेजी से दौड़ती हुई हमारे घर की तरफ आने लगी। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए डर के मारे मैं वहीं बेहोश हो गया। तभी थोड़ी देर बाद मेरे कानों में किसी की आवाज पड़ी। वो आवाज मेरी छोटी बहन नीति की थी। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने समय देखा तो 3 बज रहे थे। मैंने गली की तरफ देखा तो वो चुड़ैल अभी भी पेड़ पर उल्टी लटकी हुई मेरी तरफ देख रही थी। नीति ने मेरी तरफ देखते हुए मुझसे कहा,
पूरी रात छत पर ही सो रहे थे क्या भैया? मुझे तो छत से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैं डरकर आपके कमरे में गई तो देखा आप वहाँ नहीं हो। मुझे लगा कि शायद आप छत पर होगे तो मैं ऊपर आ गई। अगर किसी को पता चल गया कि आप छत पर हो तो आपको बहुत डांट पड़ेगी। जल्दी से नीचे चलो। अब मुझे खुद से ज्यादा नीति की चिंता हो रही थी। मैं अपने लिए तो नीचे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन नीति को देखकर मेरे अंदर हिम्मत आ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा नीचे चला गया। नीचे जाकर देखा तो नानी जी अपने कमरे में भगवान के सामने जोत जलाकर पाठ कर रही थी। इसी बीच मेरा ध्यान गया कि नीति वहां नहीं है। मैंने नीति को ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैं बहुत बुरी तरह डर गया। मैं नीति को देखने के लिए जब अंदर कमरे में गया तो वो तो माँ के साथ गहरी नींद में सो रही थी। तो जो मुझे ऊपर बुलाने आई वो कौन थी? इससे पहले कि मैं कुछ और सोच समझ पाता, नानी माँ आई और मेरे माथे पर तिलक लगा दिया और बड़े ही चिंता भरे भाव से उन्होंने कहा, आज कुछ तो अनहोनी हुई है, वरना इतनी रात गए मेरा मन इतना बेचैन नहीं होता। ये समय पूजा पाठ करने का नहीं है। कोई हम पर वार करना चाहता है। किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा था मुझे, इसीलिए देवी माँ की आरती की। लेकिन तू इस समय यहाँ पर क्या कर रहा है? जाकर अपने कमरे में सो जा। नानी माँ की बातें सुनकर मुझे कुछ बात समझ में आ गई थी कि जो मुझे ऊपर बुलाने आई वो कोई और नहीं, शायद खुद देवी माँ थी जिन्होंने उस रात मेरी रक्षा की। मैं सीधे नानी माँ के कमरे में गया और देवी माँ के सामने जल रही ज्योति के सामने अपना सर झुकाया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज शायद मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं सीधे अपने कमरे में गया और अपने छोटे भाई नितिन से लिपट कर सो गया। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो पड़ोस से लोगों के रोने की आवाज आ रही थी। तब मुझे पता चला कि कल रात सतबीर मामा जी चल बसे और उनका पार्थिव शरीर उसी पीपल के पेड़ से लटका हुआ मिला। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे पूरा यकीन हो गया कि कल रात मैंने जो देखा वो कोई मेरा भ्रम नहीं था। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि भूत प्रेत सच में होते हैं और इन शक्तियों पर संदेह करने की गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं उस रात के बाद फिर कभी अमावस्या के समय अपने नाना जी के गांव नहीं गया, लेकिन अभी भी जब भी कभी मैं वहां पर जाता हूं तो वही अमावस्या की रात मेरी आंखों के सामने घूमने लगती है। आज भी गांव में अमावस्या की रात को काली शक्तियां भटकती हैं और जो उनकी चपेट में आ जाता है वो उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ही लेकर चली जाती है।